हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है हाइड्रोजन, वो मैं आपको पढ़ा रहा था। ओके, तो उसकी मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया भारी जल बनाने की विधियाँ, भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है और उसके भौतिक गुण। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारी जल के जो रासायनिक गुण हैं महत्वपूर्ण से उनके बारे में। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो कैसे आता है इससे। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो आएगा कि भारी जल बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको करा दिया है भारी जल का अणुसूत्र क्या है, उसकी खोज किसने की है, उसके बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुण। तो आज हम चर्चा करेंगे उसके रासायनिक गुणों पर, और ये संपूर्ण नोट्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है। ओके, और उन सभी की बच्चों बनी हुई है प्लेलिस्ट, जो 6 वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हम जो भी क्लास या वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, पहला है इसमें भारी जल का रासायनिक गुण विद्युत अपघटन। ओके, तो भारी जल का विद्युत अपघटन करने पर यह अपने अवयवों में क्या होता है, टूट जाता है। जो भारी जल होता है, जब हम इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। विद्युत अपघटन का मतलब है, मान लिया अगर हम इसके बीच में क्या करने लगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे, जल में क्या करने लगे, इस भारी जल में विद्युत धारा प्रवाहित, तो ये क्या होगा, अपने अवयवों में टूट जाएगा। एक तो जाएगा इनमें कैथोड पर और एक जाएगा एनोड पर। ओके, तो इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो जब भारी जल का हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, तो ये अपने अवयवों में, अवयव का मतलब जिनसे वो बना है। ओके, आपको पता है भारी जल किस किस से मिलकर बना है, ड्यूटेरियम से और ऑक्सीजन से मिलकर तो बना है। ओके, तो अपने किस में टूट जाएगा, अवयवों में टूट जाता है। तो जब हम क्या करेंगे, D2O का करेंगे विद्युत अपघटन। ओके, किसकी उपस्थिति में, P2O5 जिसका नाम है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो किस में टूटेगा, D2+O2 में। और ये दो तो आप जानते हैं बच्चों, ये हमने लिया है सिर्फ समीकरण संतुलित करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 दूनी 4, इस किसी में होगी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, डी के कितने परमाणु हैं, 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, सिर्फ 2। ओके, तो हमें बैलेंस करना होता है समीकरण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 दूनी 4, डी के हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर हम यहाँ पर 2 ना लिखें तो आपको पता है डी के सिर्फ 2 रह जाएंगे और ऑक्सीजन कितना जाएगा, 1। क्लियर है। ओके, और अगर हम यहाँ पर डी ना लिखें, 2 ना लिखें, तो यहाँ पर डी का तो है 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ा। जब हमने यहाँ पर 2 लिखा तो हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया, जिससे कि क्या हो जाए, जो डी के परमाणु हैं वो संतुलित हो जाएं। क्लियर है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ओके, तो आप वीडियो को क्या कर लें, बैक कर लें, दोबारा से इसको देख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, और फिर भी कोई समस्या तो बता देना। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, जब D2O का क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन। ओके, तो वो अपने अवयवों में, जिसका नाम है ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन, उसमें और ऑक्सीजन में टूट जाता है या विभक्त हो जाता है। तो पहला रासायनिक गुण है, बहुत आसान है। दूसरा देखिए, धातुओं से क्रिया। ओके, धातुएं क्या हैं ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है, आज फिर से बता रहा हूँ जो नए बच्चे हैं। ओके, और हाँ, ये घुलकर है, अभी आगे बात करेंगे, घुलकर नहीं, घुलकर है, थोड़ा सा गलत हो गया तो ध्यान रखना। तो धातुओं का मतलब होता है बच्चों, जो क्या करें, जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखे, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। समझ में आया। जैसे तो सोडियम है, सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना सकता है। आपने देखा होगा सोडियम के ऊपर हमेशा क्या होता है, धनायन होता है, प्लस लगा होता है एक, उसे हम कहते हैं धनायन। ऐसे Mg पर आपने देखा होगा 2 प्लस लगे होते हैं, +2 लिखा होता है, तो उसका मतलब है Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। ओके, तो कहने का मतलब ये है, जो भी परमाणु क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखे, या अपना इलेक्ट्रॉन त्याग का, हाँ ठीक तो कह रहा था, जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करे, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ओके, और अधातु क्या है, अधातु जो परमाणु क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखे, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु। समझ में आ गया। ओके, तो
धातुओं से क्रिया हमें इसमें करानी है, तो हमने यहाँ पर लिखा क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं भारी जल में घुलकर है, सही कर लेना, भारी हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। ओके, क्षार और क्षारीय मृदा धातु क्या है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। ओके, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि क्षार धातुएं कौन सी हैं और क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं। ओके, फिलहाल आप ध्यान दीजिए इस रिएक्शन पर। ओके, तो जब भारी जल रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम से, तो सोडियम एक क्षार धातु है, तो ये जो है D2 बनाएगा। हमने यहाँ पर देखो लिखा है ना कि घुलकर क्या मुक्त करती हैं, भारी हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। ओके, तो ये इसमें घुलेंगी और इसमें से क्या निकाल देंगी, जो भारी हाइड्रोजन है या जो ड्यूटीरियम है उसको कर देंगी अलग। समझ में आया। और क्या बचा, Na रिएक्शन करेगा किससे, O और D के साथ में, बनाएगा NaOD। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 Na के हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 NaOD ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर D के 2 हैं, ओके, और 2 ये हैं, तो 2 दूनी 4 है ना D के, तो यहाँ पर D 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी D 2 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये समीकरण पूरी संतुलित है, बैलेंस है। ओके, एक एक परमाणु आपको यहाँ पर संतुलित मिलेगा। तो जब भारी जल सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, भारी हाइड्रोजन विस्थापित करेगा या मुक्त करेगा, और उसके साथ में क्या बनेगा, सोडियम ड्यूटीरोक्साइड। नाम मैंने सभी का लिख दिया है। ओके, तो जो भी नाम आपको याद ना हो उसको याद करें, अपनी कॉपी में नोट्स जब भी आप बनाएं उससे लिखें ज़रूर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको और कुछ धातुएँ दिखाऊँगा, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु, जिनसे जो भारी जल है वो रिएक्शन करता है। तो देखिए बच्चों, अगला जो हमारा धातु है वो है Mg। ओके, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। जो सोडियम था उसे तो हम कहते हैं क्षार धातु, और मैग्नीशियम को कहते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। बाकी मैं नोट करके समझाने की कोशिश भी की है, नीचे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसी रिएक्शन को देखिए। तो जब हम मैग्नीशियम से इसकी रिएक्शन कराएंगे भारी जल की, तो आपको पता है जो भारी हाइड्रोजन अर्थात D2 वो तो विस्थापित होगी ही, अब मुक्त होगी। विस्थापित का मतलब अलग होना है ना। तो भारी जल से जो ड्यूटीरियम है या जो भारी हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगी, और Mg रिएक्शन करेगा किससे, O और D के साथ में रिएक्शन करके बनाएगा MgOD का होल टू आई, जिसका नाम है मैग्नीशियम ड्यूटीरो ऑक्साइड। यहाँ पर जो आकर डंडा है इसे काट लेना, यहाँ पर ड्यूटीरोक्साइड होगा, वो आ नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भारी जल रिएक्शन करेगा किससे, मैग्नीशियम से, अर्थात क्षारीय मृदा धातु से। ओके, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। ओके, तो क्या बनेगा, D2 बनेगा और मैग्नीशियम ड्यूटीरोक्साइड बनेगा। नाम जरूर लिखना इनके, ठीक है ना। इसका मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका नाम क्या है। ठीक है, तो जो भी आप रिएक्शन कराएं और जो है बनता है अर्थात अभिकारक, जो रिएक्शन हम जिनकी कराते हैं और जो उत्पाद बनते हैं, है ना, तो उनके नाम जरूर लिखें। तो देखिए क्षार धातुएं LiNaKRbCsFr, ये सारी की सारी हैं क्षार धातुएं। बात समझ में आई, LiNaKRbCsFr, ये सारी क्षार धातुएं हैं। ओके, इनमें मोस्टली जो ज़्यादा जिनका यूज होगा वो होगा LiNaK। सिर्फ ये 3 ही ऐसी धातुएं हैं जिनकी ज़्यादातर रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अब देखते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं। तो BeMgCa, ये 3 ऐसी मृदा धातुएं हैं जिनकी रिएक्शन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। ओके, तो अगर आपको इनमें से किसी की भी रिएक्शन करानी है, इनमें से किसी की भी, ओके, तो जैसी रिएक्शन सोडियम की हुई थी भारी जल के साथ में, इन सभी की भी वैसी होगी। आई बात समझ में। केवल आप एक की रिएक्शन करना सीख लीजिए, एक की मैंने आपको सिखाई थी अभी ऊपर। यहाँ पर देखो ये रहा सोडियम, सोडियम की जगह आप क्या ले सकते हैं, आप Li ले सकते हैं, K ले सकते हैं, Rb ले सकते हैं, Cs ले सकते हैं, Fr। बात समझ में आई। सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा जो आप यहाँ पर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर अब Na है, अगर आपने लिया K तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, K। अगर आप लेते हैं Li तो यहाँ पर भी Li हो जाएगा और यहाँ पर भी Li हो जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ये है क्षारीय मृदा धातु, तो हम मैग्नीशियम की जगह बेरिलियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, स्ट्रांशियम भी ले सकते हैं, बेरियम भी ले सकते हैं और रेडियम भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, है ना। तो हमने तो मैग्नीशियम को लिया है, ओके, क्योंकि ज़्यादातर इसी का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हमने मैग्नीशियम को लिया। बाकी आप कैल्शियम या बेरिलियम ले सकते हैं इसकी जगह कोई भी, ओके, मैग्नीशियम की जगह में। तो रिएक्शन बिल्कुल कुछ सेम टू सेम होगी, बस यहाँ Mg की जगह जो आप लेंगे वो हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर Mg की जगह जो भी आप मान लिया आप कैल्शियम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी कैल्शियम होगा, यहाँ पर भी कैल्शियम, फिर नाम भी चेंज हो जाएगा उसका, यहाँ पर भी कैल्शियम होगा और यहाँ पर मैग्नीशियम ड्यूटीरोक्साइड की जगह क्या जाएगा, कैल्शियम ड्यूटीरोक्साइड। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है बच्चों, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तो देखिए। जब D2 रिएक्शन करेगा किससे, मैग्नीशियम से, तो D2 बनेगा और MgOD का होल ट्वाइस बनेगा और जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ड्यूटीरोक्साइड। समझ में आ गया? तो लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट, फिर हम जानेंगे तीसरा इसका रासायनिक गुण। तो आइए बच्चों देखते हैं भारी जल का तीसरा रासायनिक गुण कौन सा है। तो तीसरा रासायनिक गुण है धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया अर्थात धातु ऑक्साइड का मतलब है जब किसी धातु के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, उसे हम कहेंगे धातु ऑक्साइड। ओके, तो आपको पता है कि सोडियम एक धातु है, तो धातु के साथ में O जुड़ा हुआ है तो धातु ऑक्साइड कहलाएगा। उसी प्रकार से जो कैल्शियम है वो भी एक धातु है, इसके साथ में अगर O परमाणु जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहला जाएगा, धातु ऑक्साइड। समझ में आ गया? तो धातु ऑक्साइड का मतलब क्या, जब धातु के साथ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो उसे हम धातु ऑक्साइड कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि धातु ऑक्साइड भारी जल से अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है, भारी क्षार बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली रिएक्शन मैंने इसमें दिखाई है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, सोडियम ऑक्साइड से और दूसरी किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो पहले हम जानेंगे पहली रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे, भारी जल से अर्थात D2O से। तो जब सोडियम ऑक्साइड भारी जल से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा NaOD अर्थात सोडियम ड्यूटीरोक्साइड। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं Na के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और D के भी कितने हैं, 2। इसलिए हमने यहाँ पर संख्या कितनी लिखी है, 2 लिखी है सभी की। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब Na के भी 2 हो गए, O के भी 2 हो गए और D के भी 2 हो गए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर O के भी 2 हैं, D के भी 2 हैं और Na के भी 2 हैं। ओके, तो ये बन गया सोडियम ड्यूटीरोक्साइड। समझ में आया होगा? ओके, दूसरा देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन किससे, D2O से। ओके, तो हमने नाम भी इनका नीचे लिखा हुआ है, आप भी नाम बच्चों जरूर लिखना। तो क्या बन रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड D2O से रिएक्शन कर रहा है तो इक्वल टू का निशान है या तीर भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो बन रहा है कैल्शियम ड्यूटीरोक्साइड अर्थात CaOD का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOD का होल ट्वाइस बन रहा है यहाँ पर। समझ में आ गया? आप देख रहे हैं यहाँ पर O के कितने हैं, 2 हैं, D के कितने हैं, 2, इसलिए O के भी 2 बने और D के भी क्या हुआ, 2 ही यहाँ पर हमने लगाया है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला रासायनिक गुण। पहले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स जरूर बनाइए। तो देखिए बच्चों, नंबर 4 जो रासायनिक गुण है वो है अम्लीय ऑक्साइडों से अभिक्रिया। ओके, अम्लीय ऑक्साइड जैसे CO2, नाम आपको इसका पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब CO2 रिएक्शन करेगा D2O अर्थात भारी जल के साथ तो बनेगा D2CO3 जिसका नाम है ड्यूटेरो कार्बोनिक अम्ल। रिएक्शन कैसे हुई समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बन का कितना है, 1 है, D के कितने हैं, 2 हैं। ओके, तो D2 बना और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ में जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो D2CO2 पहले ही था, अब क्या हो गया CO3, तो ये बन गया D2CO3 जिसका नाम है ड्यूटेरो कार्बोनिक अम्ल। समझ में आ गया होगा? अगला देखते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन इसकी प्लस D2O। ओके, तो जब सल्फर ट्राईऑक्साइड D2O अर्थात भारी जल से रिएक्शन करेगा तो बनेगा D2SO4 जिसका नाम है ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रिएक्शन कैसे हुई आइए समझते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं D के 2 परमाणु हैं। ओके, ऑक्सीजन के इधर 3 है, S का 1 और O का भी कितना 1, तो D2 तो ऐसी का ऐसी रहेगा। तो ये जो O परमाणु है किसके साथ जुड़ जाएगा, इस O3 पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा D2SO4। ये 5 नहीं है, ये S है। ओके, थोड़ा सा सही बना लेना। तो ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। ओके, सल्फर ट्राईऑक्साइड अर्थात जब DO2 से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ओके, तो बच्चों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर 5वां रासायनिक गुण देखेंगे। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं अगला। तो देखिए बच्चों 5वां रासायनिक गुण है, इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीरोलिसिस। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी बनता है कि ड्यूटीरोलिसिस से आप क्या समझते हैं। ओके, तो ये ड्यूटीरोलिसिस क्या होता है देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है किसी लवण के ड्यूटीरियम ऑक्साइड द्वारा। ओके, तो आपको पता है जो D2O है इसका नाम क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड तो है, अपघटित होने को क्या कहते हैं, ड्यूटीरोलिसिस कहते हैं। मतलब जब कोई लवण जैसे कि एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है एक लवण है या साल्ट है। ओके,
ये किससे अपघटित होगा? D2O से। अपघटित का मतलब है टूटना। ओके, क्या है मतलब है? टूटना। ओके, अगर AlCl3 किसके द्वारा टूट रहा है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड के द्वारा टूट रहा है या अपघटित हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ड्यूटीरोलिसिस। तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी। ओके, बाकी लवण क्या होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई पदार्थ किससे बने? अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने तो उसे हम लवण कहते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? D2O से। ओके, तो जो D2O के जो परमाणु है या अणु अणु कितने हैं? वो 3 हैं। तो जब इससे रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा Al। ओके, और OD का क्या बनाएगा? होल थ्राइस। आई बात समझ में? तो यहाँ पर थ्राइस क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि हमें पता है एल की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। अगर आपको नहीं पता कि संयोजकता क्या होती है तो आप प्ले लिस्ट में जाना, जो चैप्टर 4 है क्लास 11th की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, उसको आपकी 7 वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। आप उन 7 वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएंगी। ओके, जो संयोजकता है, अगर आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो उस क्लास को ज़रूर देखना, उन सारी वीडियोज़ को। ओके, तो बहुत सारी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी 11th और 12th की, और सभी की बनी हुई है प्लेलिस्ट। और हाँ, फ्यूचर में भी आपको मिलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मिलनी बंद हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो क्या बना? एल्यूमिनियम ड्यूटीरोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा प्लस 3DCl। यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl के कितना है? 3 है। ओके, एक बात बताओ आप, जब 3 तो D के यहाँ पर आ गए तो हमारे पास में 3D के बचे हैं कि नहीं बचे हैं? और 3 Cl के, तो 3D और 3 Cl रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? 3DCl। तो ये बन जाएगा ड्यूटीरोक्लोराइड। क्या बनेगा? ड्यूटीरोक्लोराइड। समझ में आया होगा? चलिए अगला देखते हैं, कैल्शियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन। ओके, तो कैल्शियम सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा D2O तो बनाएगा कैल्शियम ड्यूटीरोक्साइड अर्थात CaOD का होल 2 वाइज। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके साथ में तो ट्वाइस बना है, जबकि एल के साथ में थ्राइस बना। तो बच्चों इसका जो कारण है वो यही है क्योंकि कैल्शियम की जो संयोजकता है वो होती है 2। ओके, जब वो अपना ऑक्साइड बनाएगा, जैसे यहाँ पर बना रहा है कैल्शियम अपना ऑक्साइड बना रहा है ड्यूटीरोक्साइड। ओके, तो वो कैसा बनाएगा? वो ट्वाइस वाला ही बनाएगा। और अगर ये वाला बनाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि उसकी संयोजकता है 3, तो वो थ्राइस वाला ही बनाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, तो प्लस अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 2D के तो यहाँ पर यूज हो चुके हैं। ओके, और ओके भी 2 यूज हो चुके हैं परमाणु, तो 2 हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं और एक बचा हुआ है S, तो ये बन जाएगा D2S। समझ में आ गया? क्या बन जाएगा? D2S। और एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि जो D है, D के जो भी गुण है, रासायनिक जो गुण है वो जो हाइड्रोजन है उसी के समान है। ओके, इसकी भी संयोजकता है वो कितनी होगी? D की वो 1 होगी। जब 1 D की संयोजकता है 1 तो 2D की कितनी हो जाएगी? 2 ही होगी ना, है ना? वैसे तो मतलब रहेगी तो 1 ही, लेकिन 2D की अलग अलग तो अगर आप देखोगे 2 हो जाएगी ना, एक इस D की और एक और दूसरा D होगा। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूँ? और आपको पता है S की जो संयोजकता है वो 2 होती है। ओके, तो इसलिए क्या बना? D2S बना। इसकी होगी धनायन वाली संयोजकता और इसकी होगी ऋणायन वाली। और आपको पता है धनायन और ऋणायन मिलकर तो क्या बनाते हैं? कोई भी यौगिक बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ओके, तो बच्चों ले लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट, फिर हम जानेंगे इसके छठा रासायनिक गुण। तो आइए बच्चों देख लेते हैं छठा रासायनिक गुण कौन सा है भारी जल का। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा धातु हाइड्राइडों से अभिक्रिया। अब फिर से एक क्वेश्चन आपके मन में आ गया होगा कि सर ये धातु हाइड्राइड क्या है? जब भी कोई धातु हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई हो उसे हम कहेंगे धातु हाइड्राइड। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कैल्शियम है, आपको पता है एक धातु है, जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। समझ में आ गया? ओके, तो हमने लिखा अगला रासायनिक गुण धातु हाइड्राइडों से अभिक्रिया। और ये सभी जो रासायनिक गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इनको बहुत आसान करने की कोशिश की है जिससे कि आपको समझ आए। ठीक है, तो इसमें जानेंगे आगे क्या है। यह धातु हाइड्राइडों से अभिक्रिया करके ड्यूटीरो हाइड्रोजन मुक्त करता है। कौन मुक्त करता है? भारी जल। ओके, तो जो भारी जल है वो धातु हाइड्राइडों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ड्यूटीरो हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो ये होगा कैल्शियम हाइड्राइड। और ये क्या किसका है? फॉर्मूला आपको पता ही है, ये है भारी जल का। ओके, D2 होता है ना भारी जल का, आपको पता है। ये संख्या तो हम क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित या बैलेंस करने के लिए लिखते हैं। समझ में आ गया? तो इक्वल टू क्या बना? कैल्शियम ड्यूटीरोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम ड्यूटीरोक्साइड। मैंने अभी आपको बताया था
कि जब कैल्शियम इससे रिएक्शन करेगा तो CaOD का होल ट्वाइस जरूर बनेगा। ट्वाइस ही क्यों बनता है, थ्राइस क्यों नहीं बनता है? तो मैंने इसका रीज़न आपको बताया, क्योंकि कैल्शियम की जो संयोजकता है वो 2 होती है। समझ में आ गया? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 2D2O लिया था, तो डी के थे 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2, तो ऑक्सीजन के 2 यूज हो चुके हैं, और जो भारी हाइड्रोजन है उसके भी 2 यूज हो चुके हैं, अर्थात डी के भी 2 परमाणु यूज यहाँ पर इसमें हो चुके हैं। ओके, अब हमारे पास में 2 ही डी के बचे हैं, और 2 ही किसके बचे हैं, एच के, तो ये बनेगा 2DH, जिसका नाम है ड्यूटेरो हाइड्रोजन। समझ में आ गया होगा? ओके, अगला जो रासायनिक गुण है वो देखते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं और इनका जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, आई बात समझ में? तो पहले हम समझते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले मैं आपको अपनी भाषा में आपको बता देता हूँ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, जीवों के अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, जीवों के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं डाइजेशन, अर्थात भोजन का पाचन। ओके, भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम भोजन को मुंह में खाना चबाना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि भोजन में हमारी लार मिल जाती है, और लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। ओके, तो कहने का मतलब ये है, हमारे मुख से ही जो भोजन है उसका रासायनिक पाचन क्या हो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा जब हम उसको खा लेते हैं तो आपको पता है उसमें से हमारी जो जठर ग्रंथि है उसमें से एक अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका काम होता है, हम जो भी भोजन खा रहे हैं उसको जीवाणुओं के संक्रमण से रोकना, या आप ये कह सकते हैं कि भोजन को जो है सड़ने से रोकना। ओके, अगर भोजन पचने से पहले ही सड़ गया तो हम क्या हो जाएंगे बच्चों, बीमार हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए जो HCl है वो स्रावित होता है ताकि जो भी जीवाणु हैं वो उसको क्या कर दें, उनको ख़त्म कर दें, और वो उसको उससे सड़ने से बचा लें, जीवाणु के सड़ने से। समझ में आ गया? ओके, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। जो भी जीवों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा जो श्वसन है ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, और ये भी जीवों के अंदर होती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं। समझ में आ गया? चलिए, बाकी हमने भी लिखा है, देखिए यहाँ पर इसमें भी, कि जीव जंतुओं द्वारा जैव पदार्थों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। आपको जो भी डेफिनेशन आसान लगे आप वो लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताई उसे भी आप लिख सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही परिभाषाएं बढ़िया हैं, अच्छी हैं, और क्या कहते हैं, सरल भी हैं। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि भारी जल का ऊतकों के निर्माण तथा वृद्धि पर क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये ऊतक क्या है, तो आपको पता है ऊतक बायोलॉजी का एक शब्द है। ओके, तो आप जो है इतना समझ लीजिए, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ओके, अर्थात कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम जानेंगे आगे इसमें कि भारी जल का जो है ऊतकों के निर्माण पर और उनकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, भारी जल के अन्य जो प्रभाव हैं वो निम्नलिखित है। पहला प्रभाव है जैविक प्राणियों की वृद्धि रुक जाती है। तो जो भी जैविक प्राणी हैं उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे मेंढक हो गया, इनकी सभी की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है भारी जल से। दूसरा है छोटे छोटे जीव जैसे टैडपोल, मछली शुद्ध भारी जल में क्या हो जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। तीसरा है इससे बीजों का अंकुरण रुक जाता है। ओके, भारी जल से क्या होता है, बीजों का अंकुरण भी सही से नहीं होता है, वो भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। नंबर 4 है यह कीटाणु और जीवाणुनाशक भी होता है, अर्थात कीटाणु का भी नाश करता है और जीवाणुनाशक का भी क्या करता है, नाश। और नंबर 5 भारी जल में तंबाकू का बीज अंकुरित नहीं होता है। ओके, और नंबर 6 भारी जल पीने से चूहों को अधिक प्यास लगती है। ओके, तो ये थे भारी जल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रभाव जो हमने अपनी इस वीडियो में आज की में शामिल किए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा भारी जल के उपयोग। ओके, तो बच्चों आपको हमारी क्लास कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हैं तो बच्चों प्लीज़ हमारी वीडियो को एक तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने सभी साथियों में शेयर ज़रूर किया करें। ओके, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर
कर लें। ओके, चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।